आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आइए इस चैनल के नाम को आज करते हैं सार्थक। क्यों? क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पहली बुक द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। महाभारत की स्टोरी कई बार बताई गई है, बार बार बताई गई है, लोगों ने बार बार सुनी है और यह बिल्कुल हाई टाइम है जहाँ पे महाभारत की कहानी, रामायण की कहानियों को हम दोबारा बताएं और दोबारा सुने। इसी श्रृंखला में राइटर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने प्रयास किया है महाभारत की कहानी को बताने का, वो भी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमने कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानियाँ सुनी, कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी, एक स्पेक्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी, लेकिन द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सुनी। और इसके लिए मैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने द्रौपदी के नज़रिए से भी सोचने की कोशिश करी। इस बुक की मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। नाम पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, राइटर चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 2008 में यूके में पिकाडोर पब्लिकेशन के द्वारा। इसकी कवर फ़ोटो मैट ब्रेजियर ने डिज़ाइन करी है, कवर फ़ोटो शूट करी है मैट ब्रेजियर ने, कवर डिज़ाइन किया है रेक्स बोनोमेली ने, और इसका जॉनर है माइथोलॉजिकल फिक्शन एंड यंग एडल्ट्स। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ कि यंग एडल्ट बुक कौन सी हैं, माइथोलॉजिकल फिक्शंस कौन सी हैं, और इसके रीडेबल पेजेस हैं 360। मेरे पास जो एडिशन है वो 10th एनिवर्सरी एडिशन है, यानी 2018 का, और इस पे लिखा हुआ है सून टू बी ए मेजर मूवी। 2025 आ गया है लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है, सो गॉड नोज़ इसके ऊपर मूवी कब आए, लेकिन इंतज़ार रहेगा मुझे, नो डाउट। अब मैं आपको एक चीज़ पहले से बता दूं कि ये बुक पढ़ते समय, ये बुक पढ़ने से पहले एंड वीडियो शूट करने तक मैंने चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी का कोई इंटरव्यू नहीं देखा, कोई लेख नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किताब पढ़ी है। और यह चीज़ मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इसको अपने एक लिटरेट पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूँगा। मेरे मन में कोई दूसरी बायसनेस नहीं है राइटर से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, यानी आसान है, समझने योग्य है, और स्मूथ फ्लो है। कहीं भी आपको कहानी ब्रेक होती हुई नहीं लगेगी या फिर आउट ऑफ ट्रैक जाती हुई नहीं दिखेगी। हमेशा एक कनेक्शन आराम से फ्लो कर रहा है, और ऑटो भी जा रहा है नीचे से। द स्टोरी ऑफ महाभारत इज बीइंग टोल्ड बाय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द्रौपदी। ऑफ कोर्स ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी लिखी गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के समय में बात करें जिसके ऊपर। और ये कहानी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाती, आउट ऑफ फ्लो नहीं जाती। लेकिन ये असली रीज़न नहीं है क्यों जिसकी वजह से मैंने इस बुक के ऊपर रिव्यू बनाने का सोचा, वो भी इस चैनल का पहला रिव्यू। हर किताब में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं या डिज़ास्टर बनाती हैं। मतलब कुछ कहानी तो लोग लिख ही लेते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उस कहानी को अच्छा या बेकार बनाती हैं, किसी भी मूवी को, किसी भी कहानी को, किसी भी बुक को अच्छा या बुरा बनाती हैं। और मैं उन्हीं पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने ऑब्जर्व करी हैं। क्या पता जो पहले से पढ़ चुके हों उन्होंने भी ऑब्जर्व करी हो, या फिर जो पढ़ना चाहते हैं, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन उनको भी मैं अपना एनालिसिस ज़रूर बताना चाहूँगा। याद रखिएगा, इस पूरे रिव्यू में मैंने कोशिश करी है कि स्पॉयलर्स ना दूं, तो ये स्पॉयलर फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलती से स्पॉयलर बोल दिया है तो आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। सबसे पहली थीम है इस बुक के अंदर, वो है फेमिनिज़म की। ऑफ कोर्स द्रौपदी के साथ इतना अन्याय हुआ जिसके ऊपर आवाज़ उठाना, क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ये बात महाभारत के दौर में भी हुई और आज के दौर में भी इसके ऊपर बहुत चर्चा करी जाती है। टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम द्रौपदीज पॉइंट ऑफ व्यू इज इंडीड एन इनसाइट, बट आई सपोर्ट फेमिनिज्म।
मैं करता हूँ फेमिनिज्म को सपोर्ट until it becomes radical and pseudo feminism। ये बात आज के समय में भी बहुत डिस्कस करी जा रही है कि किस तरीके से फेमिनिज्म को रेडिकलाइज करके और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया जा रहा है, और किस तरीके से जो एक एक्चुअल फेमिनिज्म होता है उसको आज के समय में सीरो फेमिनिज्म किया जा रहा है। ये मैं दिवाकरुणी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। फेमिनिज्म के अर्थ कुछ और होते हैं जो कि मॉडर्न टाइम्स में यानी 2024 में 2025 में बिल्कुल बदल चुके हैं। लेकिन मुद्दे की बात क्या आती है, ये पॉइंट मैंने क्यों रखा, दिवाकरुणी का जो सपोर्ट है फेमिनिज्म के प्रति वो इस किताब में झलक रहा है कि वो फेमिनिज्म की ओर झुकी हुई है, जो कि अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं मैन हेटिंग की कैटेगरी में आ जाती है, जो कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल फेमिनिज्म। मैन हेटिंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फेमिनिज्म, रिमेंबर दैट, जो कि इस बुक में द्रौपदी के राइटिंग स्टाइल में देखा जा सकता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है। अगला पॉइंट है टू मच ह्यूमनाइजेशन ऑफ डिवाइन। डिवाइन चीज़ों को एक इंसानों के लेवल पे उतारने की कोशिश करी गई है। जब भी हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा जाता है तो ये चीज़ होती है, आई एग्री विद दैट। लेकिन आप उसकी डिविनिटी को बिगाड़ देंगे अगर आप उसको ज़्यादा इंसानी तौर पे ज़्यादा ह्यूमनाइज करने की कोशिश करेंगे तो। और यही चीज़ यहाँ पे हुई है। द्रौपदी का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, और वो एक ऐसी महिला भी नहीं, देवी थी वो हमारे लिए। तो हिंदू धर्म के मानने वाले द्रौपदी को देवी का ही दर्जा देंगे, लेकिन उनको ह्यूमनाइज करने के चक्कर में उनकी डिविनिटी के साथ उनके डिवाइन कैरेक्टर को छेड़ा गया है इस बुक में, जो कि फॉर मी एज अ डिवोटी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद है वुमेन इज़ द एनिमी ऑफ विमेन। ये इस बुक में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस बुक में कुंती का जैसा कैरेक्टराइजेशन है उसमें ये दिखाया गया है कि कुंती द्रौपदी की दुश्मन थी। हालांकि कुंती के कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है, नो डाउट, लेकिन ये कैरेक्टराइजेशन अनबैलेंस्ड हो गया है। इनको कुछ ज़्यादा ही बुरा, कुंती को कुछ ज़्यादा ही बुरा दिखा दिया गया है। प्रयास था कि बैलेंस किया जा सके, लेकिन एज अ रीडर मुझे यह लगा कि कुछ ज़्यादा ही बुरा बता दिया गया है कुंती के कैरेक्टर को। हालांकि शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, वनवास में रहना अपने बच्चों के साथ, अपने 5 लड़कों के साथ, एंड जो कुछ भी हुआ उनके साथ उन्होंने भी स्ट्रगल झेली है। लेकिन इस तरीके से उनका विलनाइजेशन नहीं होना चाहिए था इस बुक में। अगला पॉइंट है विल फॉर जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन एंड एडल्ट्री। याद रखिएगा, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। मे बी मेरे हिसाब से ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ इस बुक में जो लिखा है उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। मैं महाभारत, जो ओरिजिनल महाभारत है, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इस किताब के बेस पे बोल रहा हूँ। इस किताब में कुछ द्रौपदी का कैरेक्टर इस तरीके से दिखाया गया है कि उसको जस्टिफिकेशन की, वैलिडेशन की चाह थी। जिस तरीके से उनका जन्म हुआ, जिस तरीके से उनका जीवन बीता, जो भी प्रिडिक्शंस हुए, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ, उनके मन में कुछ वैलिडेशन की भावनाएं रही होंगी। आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन उन्होंने ये आशाएं शायद किसी गलत इंसान से रख लीं। स्वयंवर में जिस तरीके से कर्ण को हटाया गया, बाहर किया गया, और द्रौपदी के मन में उसके प्रति एक दया भाव आया। दया भाव आना, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हमारे मन में हर उस इंसान और जीव के प्रति दया भाव होना चाहिए जिसके साथ बुरा हुआ है। लेकिन वो वैलिडेशन या वो जस्टिफिकेशन या वो थॉट तब तक अच्छा है जब तक वो दया भाव में है। जब वो उससे आगे बढ़ जाएगा और एडल्ट्री तक बात पहुंच जाएगी तो ये चीज़ बुरी हो जाएगी, ये बात बुरी हो जाएगी। जब द्रौपदी का विवाह ऑलरेडी अर्जुन और बाकी 4 पांडवों के साथ हो गया था, तब उनके मन में कर्ण के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं होना चाहिए था। और याद रखिएगा, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये इस किताब में है।
और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे और अपने कुछ आखिरी पेजेस तक पहुँचेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उनके मन में ये चाह थी कि वह कर्ण को जस्टिफिकेशन दें, उससे वैलिडेशन लें, और कहीं न कहीं एडल्ट्री के भी भाव थे द्रौपदी के मन में इस बुक में, ना कि एक्चुअल महाभारत में, इस बुक में, याद रखिएगा। और ये मुझे बहुत बुरा लगा पर्सनली। द्रौपदी एक बहुत ही डिवाइन कैरेक्टर हैं, एंड एज अ डिवोटी मैं इस चीज़ को ठीक तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाया कि यार आप, ठीक है, फॉर द तड़का, फॉर द फिक्शन आप इस चीज़ को ऐड कर रहे हो, ठीक है, यू हैव द लिबर्टी कि आप एज अ फिक्शन आप इस चीज़ को ऐड कर दो, लेकिन उस सिचुएशन या उस कंडीशन तक ऐड करो जहाँ तक वो बुरा ना लगे। माइथोलॉजिकल फिक्शन है, जब भी माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखा जाता है तो ये बहुत चांस रहते हैं कि आप बहुतों को ऑफेंड कर सकते हो। हर किसी बुक के साथ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, नो डाउट, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो अ टॉलरेबल लिमिट कि इस लिमिट तक टॉलरेट किया जा सकता है। एंड आईड से कि जो विल ऑफ जस्टिफिकेशन, वैलिडेशन एंड एडल्ट्री है, वो इस किताब में क्रॉस हो चुकी है। जो ऑफेंड होने वाली लाइन है, आई डोंट होप बट आई थिंक कि कुछ लोग ऑफेंड हुए होंगे। आई डोंट होप बट आई थिंक, एंड ये टॉप मुझे भी बुरा लगा, बट आई विल गिव हर द लिबर्टी ऑफ बीइंग अ राइटर। यू हैव द लिबर्टी मैम। उसके बाद मेरा आखिरी पॉइंट है इस किताब को लेके, वो ये है कि महाभारत जस्टिस के बारे में थी। महाभारत की पूरी कहानी जस्टिस के ऊपर थी, किस तरीके से भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, जस्टिस के लिए लड़ना पड़ता है। बट इट वॉज नेवर अबाउट पेट्रियार्की और फेमिनिज्म, क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा से ही पेट्रियार्की कम रही है, और हम देवी को भी पूछते हैं। फेमिनिज्म का इससे बड़ा स्वरूप हम क्या दे सकते हैं कि हम एक देवी को भी पूछते हैं। लेकिन जिस तरीके से पेट्रियार्की को घुसाया गया है इस बुक के अंदर, इट्स ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल कि हाउ यू हैव ब्लेम्ड मेन फॉर एवरीथिंग, जबकि इसमें कुछ विलेनस एक्ट्स महिलाओं ने भी किए हैं, महाभारत में भी किए हैं और इस किताब में भी किए हैं, बोथ। बट यू कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन पेट्रियार्की। अब ये बात तो हुई किताब की। अगर मैं इस किताब को रेटिंग देना चाहूँ तो दिवाकरुणी की राइटिंग स्टाइल पे, उनके स्किल पे नो डाउट बहुत बेहतरीन स्किल है, एंड उसके लिए मैं फुल मार्क दूंगा। लेकिन बात आती है किताब पे या जो कंटेंट है उस पे मैं हेजिटेट करूंगा मार्क्स देने में। सो ऑल ओवर आई स्कोर हर 5 आउट ऑफ 10। 4 फॉर हर राइटिंग स्किल, 1 फॉर हर ट्राई टुवर्ड्स द टॉपिक दैट शी चोज। लेकिन क्या ये स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी? बहुत। लेकिन क्या इसको मैं रिकमेंड करूंगा किसी यंग एडल्ट को पढ़ने के लिए या किसी दूसरे इंसान को पढ़ने के लिए? नहीं, क्योंकि यंग एडल्ट्स के माइंड में ये किताब कुछ हद तक गलत इन्फ्लुएंस डाल सकती है। और जो इंसान लिटरेचर बहुत समय से पढ़ रहा है, जो लिटरेट है, वो इंसान तो खुद समझदार है कि किस किताब को कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए। सो दिस वाज माय स्कोरिंग, एंड आई होप दिवाकरुणी जी के पास ये वीडियो पहुंचे, एंड शी रिस्पॉन्ड्स to the video and the commentary that I made. Moving on to the questions कि मैं क्या चाहूँगा आप मेरे साथ डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि प्लीज़, अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो प्लीज़ आप भी बताइए कि द्रौपदी के कैरेक्टर्स में आपको क्या अप्स एंड डाउन्स दिखे, एंड कुंती का डिसीजन आपको कितना सही या कितना गलत लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली किताब के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।